बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 5 में अज्ञात कारणों की वजह से 21 वर्षीय पॉलिटेक्निक छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मारी। आपको बता दें, जिसके बाद गंभीर घायल युवक रुपेंद्र मौर्य ने लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा सभासद प्रदीप मौर्य का भतीजा था मृतक युवक रुपेंद्र मौर्य। सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। घटना की वजह तलाशने में पुलिस के आला अधिकारी जुटे हुए हैं। साथ ही मृतक के पिता ने बताया है कि जब वो दुकान पर थे तब ये सूचना मिली कि रुपेंद्र ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। लड़का बड़ा वाला कैसे क्या हुआ? हम तो दुकान पे थे, घर में था, पता नहीं गोली मार लिया। जब हम आए हैं तो उसको लेकर जा चुके थे। कोई और घर पे आके मारा? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद बाराबंकी में सतरीक CSC के निकट सीमेंट की दुकान पर डीसीएम गाड़ी में लदी ब्रांडेड कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की लगभग 200 बोरी मजदूर सहित किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ ली है। जी हाँ, आपको बता दें, नकली सीमेंट होने की आशंका के बाद ऑर्डर देकर मंगवाई गई थी 200 बोरी अल्ट्राटेक सीमेंट। साथ ही सीमेंट लदी डीसीएम आने के बाद कार्यकर्ताओं ने सतरीक थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से सीमेंट लदी डीसीएम को बरामद किया। साथ ही सीमेंट के नकली होने की आशंका के चलते सीमेंट कंपनी के अधिकारी जाँच के लिए बुलाए गए हैं। ये जो सीमेंट पकड़ी गई, कैसे आपको जानकारी हुई और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हमारे कार्यकर्ता द्वारा हमें सूचना दी गई कि उनकी छत लगी थी कुछ दिन पहले, तो उनको ये एहसास हुआ कि ये जो सीमेंट है ये नकली है। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, जिसने आपको सीमेंट दिया उसको बुलवाइए फिर से सीमेंट। जब आज सीमेंट लेके आए तब हम लोगों ने इनको पकड़ा है और ये पूरी तरह से नकली सीमेंट। अभी कंपनी वालों को भी हम लोगों ने बुलाया, कंपनी की कोई जानकारी नहीं है, अल्ट्राटेक की कंपनी सीमेंट है, उनको कोई जानकारी नहीं है। और अभी उनको भी बुलाया है। फिर उसके बाद हमने कप्तान महोदय को फ़ोन किया, फिर उसके बाद उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया, वो आए और पुलिस यहाँ पे थाने पे लेके आए हैं। अभी हमारी DM साहब से भी बात हो गई है, सबसे बात हो गई है। कितनी बोरियां होंगी? लगभग 200 बोरी अभी गाड़ी में लोड है, 300 बोरी वहाँ घर पे लगी हुई है लोगों के, और तमाम है तो ये 10,000 बोरियों का खेल है। ये पूरा लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक काला खेल चल रहा है। चाहे वो नकली सीमेंट हो, चाहे वो नकली खाद हो, चाहे वो नकली बीज हो, चाहे वो नकली दवाई हो, हर जगह नकली चल रहा है और ये पूरा नकली खेल ही चल रहा है यहाँ पे। किस कंपनी की कॉपी होगी लगभग? ये अल्ट्राटेक की कॉपी है। पूरी जो बोरियां इसमें लदी हैं सब अल्ट्राटेक की हैं और पूरी 200 बोरी जो है ये 200 बोरी नकली है पूरी खाद। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव बबलू, मंडल अध्यक्ष अयोध्या, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने 24 वर्षीय युवक को गोली मार दी। यहाँ गोली युवक के दाएं कंधे में लगी है, वहीं वो दाएं कंधे में लगी हुई। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव निवासी गौरव सिंह पुत्र श्रवण सिंह 24 वर्ष सुबह अकबर डिपो में ड्यूटी पर जा रहे थे। पीछे से आए अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। गोली गौरव के दाएं कंधे पर लगी और वो फिर वहीं पर गिर गए। मौके पर सूचना पाकर थाना अध्यक्ष अतरौलिया व क्षेत्र अधिकारी बूढ़नपुर पहुँच गए। तत्काल घायल युवक को स्थानीय सया अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया है। साथ ही घटना का कारण पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र में गोली की घटना है, इसे क्या है सकती? ये कनैला रोड पर जो अम्बेडकर नगर रोड जाती है उसमें गौरव सिंह मोटरसाइकिल से अपने बैग को लेकर के जा रहे थे। पता चला है कि रोडवे में कोई कर्मचारी हैं, तो इनको दाहिने कंधे पर गोली लगी हुई है 12 बोर की। तो यह सौसैया अस्पताल लाए गए थे, यहाँ से इनको रिफ़र कर दिया गया है, जिला अस्पताल जा रहे हैं। साथ में सिपाही को भेज दिया हूँ। और पता चला है जो पुरानी रंजिश है, आनंद सिंह जो गौरव सिंह है जिनको गोली लगी है, इनके पिता हैं श्रवण सिंह, जो वर्तमान समय में जिला कारागार आजमगढ़ में बंद हैं। इन्होंने अपने चाचा को, इनके चाचा का नाम है राजनयन सिंह, इन्होंने 3-4 साल पहले अपने चाचा को मारा था। तो ये राजनयन सिंह के नाती हैं वेद प्रकाश सिंह। उन्होंने बताया कि वेद प्रकाश सिंह का नाम लिया कि वेद प्रकाश सिंह हमें मारे हैं। वेद प्रकाश सिंह के पिता का नाम है आनंद सिंह। वो बताए हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से गोली मारे हैं और मार के भाग गए हैं। तो यही नाम अभी तक उन्होंने बताया है। उन्हें फ़िलहाल भेज दिया गया है और घटनास्थल पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है मामला। पूरी जानकारी फिर बाद में आपको दी जाएगी। कहाँ जा रहे थे भैया आप? ड्यूटी जा रहे थे। ड्यूटी जा रहे थे? क्या ड्यूटी करते हैं? रोडवेज वर्कशॉप में। अच्छा, रोडवेज। तो कैसे गोली लगी आप?
सर हम आ रहे थे पीछे खड़े गए, उसके बाद से जो है पीछे से आके गोली मारे, घूम के देखे, फिर दौड़ाने की कोशिश किए, अब खड़े होके थोड़ा मतलब बाथरूम करके वैसे गाड़ी पे बैठे थे। तो बदमाश लोग कितने बदमाश थे? चलाने वाले को नहीं देखे लेकिन पीछे वाले को हम देखे हैं। क्या बाइक से थे? जी। और कुछ किए आपके, मतलब कुछ सामान लूटे या कुछ किए, सिर्फ गोली मार के? गोली मार कोई भाग। आपसे सुनी आपकी किसी से? हाँ, पारिवारिक रंजिश बहुत दिन से चल रही है। जी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रवीण मधेशिया की रिपोर्ट, अतरौलिया, आजमगढ़। आजमगढ़ तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र के आर्यमगढ़ सेवा समिति द्वारा चंद्रशेखर आजाद व बाल गंगाधर तिलक की जन्मशती पर मार्टिनगंज प्रांगण में कार्यक्रम किया गया, जिसमें अधिवक्ता आर्यमगढ़ के लोगों ने शांति दूत के रूप में मनाया, जिसमें अधिवक्तागढ़ तमाम बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। जनपद हरदोई के ब्लॉक संडीला थाना अतरौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरवा गोस्वा के ग्राम जैतापुर में दो पक्षों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जी हां, आपको बता दें, जिसमें राम सनेही, राम रेखा देवी, गीता देवी, धर्मा देवी, राम प्रसाद को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें दबंग विपक्षी पप्पू पुत्र राम कुमार, सुरेश उमाशंकर पुन्नी व उनके परिवार के अन्य लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही बलात्कार जैसे गंभीर मामले में उन्हें फर्जी फंसा देने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि लेखपाल व पुलिस की मौजूदगी में फैसला किया गया था, मगर विपक्षी सत्ता के हल्के में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर नहीं। बताइए, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब वो हमका धमकी देते हैं। पहले अपना नाम बताइए। नाम क्या है? राम प्रसाद नाम है साहब। राम प्रसाद। हाँ। पिताजी का क्या नाम है? जय मंगल। कौन से गांव में रहते हो? जैतपुर। जैतपुर में। हाँ। तो ये 6-7 लोगों के चोटें लगी हैं। हाँ साहब। तो विपक्षी दबाव क्या बना रहे हैं? कहा तो सुलह कर लो। तो आप सुलह करना चाह रहे हैं? हम ना सुलह साहब नहीं कर, हमका धमकी दे रहे हैं। काहे की धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं 76 लगा रहे हैं हमारे मेडिकल पर यहाँ। यानी 76 लगवा देंगे अगर सुलह नहीं करोगे तो? हाँ साहब, तो हम साहब सुलह नहीं कर। अगर ये आपका वीडियो मोदी योगी सरकार के संबंधित अधिकारी देख रहे हो तो उनसे आप हाथ जोड़ के क्या अपील करेंगे? साहब हम सुलह नहीं करब और हम न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय हमका मिलेगा चाहिए साहब। हम जो सुलह कैलाब तो हमारे साहब लड़का हमारे डरे जी हैं। कहते हैं कि जितना नरिया खेड़ा में यहाँ हम उनका मारिया तिता है तेरा साहब, हम तुम्हें मार डर रखा। नरिया खेड़ा में किसको? नरिया खेड़े में क्या हुआ था? तुम्हारा साहब भट्टी लगाया रहा है सुरेश। तो उसमें तुम्हारा कोई मैटर था नहीं? नहीं हमारा साहब। यानी वो जो विपक्षी आपके हैं हाँ, वो नरिया खेड़े में मारपीट कर चुके हैं? वो नरिया खेड़ा मारपीट कर चुके हैं। तो उसी तरह आपको धमकी दे रहे हैं कि आपको 76 बलात्कार में फंसवा देंगे अगर सुलह नहीं करोगे, ये कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं साहब हमका। गांव कौन सा पड़ता है आपका? जैतपुर साहब। जैतपुर। हाँ। तो ब्लॉक कौन सी लगती है? संडीला। संडीला ब्लॉक लगती है। हाँ। तो आपके यहाँ प्रधान जी कौन है? सरवा के बिन्नू सिंह। बिन्नू सिंह है। हाँ। प्रधान जी से बताए थे? तो प्रधान जी से आप कहे थे कि ऐसी सी बात है? आप साहब हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? कौन से गांव से आए हैं? जैतपुर। क्या हो गया है? मारा है लाठी। किसने मारा है? मारा है न पप्पू। बहुरिया कैसे ले जाते हैं, छुटावे लगे और हमारे मार दिन लाठी को पड़ी, फिर मार दिन हाथ पर विश्वनाथ लाठी। कहाँ कहाँ चोट लगी है? सुरेश वही चोट कहाँ कहाँ लगी है? खोपड़ी में यहाँ, गट्टा में यहाँ। हाथ ऊपर करो, देखें। हाथ ऊपर करो। तुम्हारा क्या नाम है? राम सनेही। पिताजी का क्या नाम है? राम प्रसाद। कौन से गांव में रहते हो? जैतपुर। क्या हो गया है? काहे के लिए लड़ाई हुई है? तुम्हारा पिता है? तेज बात। नाम क्या है आपका? श्री राम यादव। पिताजी का क्या नाम है? राम प्रसाद यादव। क्या हो गया, किस लिए मारपीट हुई है? सर ये मेरे भाभी को खींच के रोड पे लेके गए मारने के लिए, तो उसके बाद में हम लोग निहत्थे थे, ऊपर जाके चौतरे पर से उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठी मारी, सिर में लगी। कितने लोगों को मारा है? सर 7-8 लोग को मारा है और घर में है 5-6 लोग, उनको भी मारा है। तो यहाँ थाने आए, आपकी रिपोर्ट लिखी गई है? हाँ, रिपोर्ट लिखी गई है सर। डॉक्टरी हो रही है, रिपोर्ट लिखी जा रही है? हाँ, डॉक्टरी भी हुई है, रिपोर्ट भी लिखी गई है। तो अब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी दादा? आपके पिताजी कौन है? जान से मारने की भी धमकी देते हैं। कौन लोग जान से मारने की धमकी देते हैं? ये पप्पू और टेनी। ये कौन से गांव में रहते हैं? जैतपुर में भी रहते हैं। जैतपुर ब्लॉक भरावन। ब्लॉक भरावन लगता है? संडीला? संडीला लगता है सर। ब्लॉक संडीला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो आप लोग 6-7 लोग चोट भी खा गए हैं। हाँ। और ऊपर से जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। हाँ। दादा, ये जो चोटें लगी हैं ये आपके कौन हैं?
ये चोट हमने हमें हारुआ है साहब। और ये लड़का 3 है हमारे। तो क्या हो गया, क्या मैटर है, बताइए पूरा मैटर। साहब हम खाते वारते रही रहे, ये हाथ छोड़ यहाँ हाथ में कुछ नहीं रहे, और वही सलाह की नहीं और चौतरा पड़ते हुए सब मारे लाग हमका साहब। लड़का ने मारी, खोपड़ी फाटी गए, मेहरू को मारी, और हमारे बहन बिटिया के यहाँ मारी, बहनों को मारी। बताओ कहाँ हम करे, मारे कहीं धमकी देते हमें, कहा कि मार डरब साहब तुमका। तो ये बताइए कि आप थाने आए हैं, शिकायत भी की है, आपकी डॉक्टरी हो गई है। हाँ, अब साहब आए हैं, कहा थे मैं कि 76 लगा रहे हैं। 76 लगा देंगे मतलब? कहा कि हमारी बिटिया के यहाँ की छेड़खानी की नहीं साहब। यानी उल्टा तुम ही मारे गए हो। हाँ साहब। और तुम्हारे ऊपर वो 76 लगवा देंगे, झूठा केस बनवा देंगे। उल्टा केस हमारे पे लगवा रहे हैं हम। तो क्या सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं? सुलह के लिए साहब, सुलह के का दबाव कर रहे हैं। कहा थे नरिया खेरे में यहाँ जितना मारा है पुलिस वाले के यहाँ, हमारे कौन बार खाली नहीं हुआ है, इनकी तुम्हारी बिटिया जो था भाई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए परीक्षित सिंह की रिपोर्ट, हरदोई। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक खुटार एवं नगर पंचायत खुटार में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उत्तर प्रदेश के मंत्री वित्त संस्थीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुरेश खन्ना ने लोकार्पण कर जनता के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें, इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री ने नगर पंचायत में एक नवनिर्मित हॉल का भी लोकार्पण किया है। 567 लाख रुपए की लागत से ये 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हुआ, आज लोकार्पित हुआ है। मैं समझता हूँ जो बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी गुजरात क्षेत्र की देन है। अभी तक जिस प्रकार से यहाँ पर मरीजों को शाहजहांपुर भागना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा हो गई। इससे आसपास के गाँव और खासतौर से लखीमपुर लगे हुए गाँव इससे लाभान्वित होंगे। मेडिकल सुविधा आज के लिए सबसे जरूरी है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, उसके फैलाव पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ रोका गया, लेकिन अब कोरोना से बचेंगे तभी तो सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, मास्क बांधेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे और बार जिस तरीके से हॉस्पिटल को तैयार हो गया, अभी डॉक्टरों की कमी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। जनपद संभल के बहचोई ब्लॉक क्षेत्र के गांव भरतपुर में सस्ते गले की दुकान का प्रस्ताव होना था। ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों को सुबह से ही बुला लिया गया था। चेतन कुमार सचिव साहब के न आने के कारण प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ ऐसी गर्मी में इकट्ठे हुए और फिर भी उन्हें मायूस लौटना पड़ा। साथ ही उन्हें दूसरे गाँव राशन लेने जाना पड़ता है। वहीं पर प्रत्याशी जकी अहमद ने बताया है कि 17 फरवरी को प्रस्ताव हुआ, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने उसको पास नहीं होने दिया। साथ ही सुबह से सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए, लेकिन सचिव के न आने से कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा, जो यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रस्ताव होना था, आप यहाँ पर आप ही खड़े हुए थे पिताजी क्या? हाँ जी, हम ही खड़े हुए। तो किस तरीके से कैंसिल हुआ था, क्या हुआ पर? ये सुबह से तो सचिव साहब कह रहे थे कि 12 बजे प्रस्ताव होगा जी। अब आके किसी के दबाव में आके इन्होंने कैंसिल कर दिया, बीमार दिखा दिया कि हम बीमार हैं। अच्छा, किसने दिखाया था बीमार? सचिव साहब ने, चेतन चौहान। तो जैसा आपकी ग्रामीणों का ये कहना है कि एक बार और भी हुआ था ऐसा? 17 फरवरी को प्रस्ताव हुआ था जी। हमें उसमें प्रमाण पत्र भी दे दिया था, फाइल भी बन गई थी। तो जीत का इन्होंने ब्लॉक से वो प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। अच्छा, ब्लॉक से नहीं होने दिया? हाँ जी। तो अब आप आज किस कारण कैंसिल हुआ था? आज सचिव साहब के कारण कैंसिल हुआ था। अच्छा जी। तो आपके ग्राम जैसे दूसरी पार्टी आई थी यहाँ पर? नहीं आई थी। अच्छा, दूसरी पार्टी क्या नाम है? वीरेंद्र। अच्छा, आप 2 ही लोग थे खड़े हुए? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, बार बार डेट लगती है, जनता परेशान होती है, इसलिए हम ये चाहते हैं फाइनल होना चाहिए। ठीक। कौन सा गाँव है? भरतपुर। आज दिनांक भरतपुर में आज दिनांक 24/7/20 को भरतपुर में राशन डीलर की मीटिंग रखी गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सचिव के न आने के कारण ये स्थगित कर दी गई है। सर, जैसा ये ग्रामीणों का कहना है कि एक बार और भी इसी तरीके से कर दिया गया, प्रमाण पत्र मौजूद है? नहीं, उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है।
आज मेरी ड्यूटी थी तो मैं आज यहाँ आया हूँ और जैसे अगले आदेश होगा वैसा देखा जाएगा। क्या नाम बताया सर आपने? धुरेंद्र सिंह। आवेद अली खान सर। कौन सा गाँव है ये? भरतपुर। यहाँ पे जो आज प्रस्ताव होना था क्या हुआ? सर प्रस्ताव होना था सर, डेट जो है काफ़ी डेट लग गई है, 3-4 डेट लग गए हैं यहाँ पे जी। मगर प्रस्ताव हुआ, चेतन चौहान जो है सचिव जो है हमारे यहाँ के वो नहीं आ पाई, जिसके कारण जो है प्रस्ताव जो नहीं हुआ आज। अच्छा, वो किस कारण नहीं आए थे? पता नहीं सर, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दे दी कि सर बीमारी की वजह सर उन्हीं की उस वजह से जो सर डेट लगी है। फिर जो हमारी जो यहाँ पक्ष के आ गए सब लोग, दूसरे विपक्ष के लोग नहीं आए हैं, इसलिए जो है डेट उन्होंने कैंसिल कर दी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे इकट्ठे हुए आज? सर सुबह से करीब 8 बजे से यहीं पे सारे लोग हैं सर। मजदूर लोग हैं, देखो सर इधर कोई 200 रुपये कमाता है, कोई 300 रुपये कमाता है। सारे लोग यहाँ पर जो है अपने काम छोड़ के यहीं पर रहे हैं। अब कितना समय हो गया होगा? अब करीब सर 6 घंटे हो गए। 6 घंटे खड़े हुए? हाँ सर गाँव टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट संभल। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार में एनडीआरएफ टीम का दौरा कैलाश राय कमांडेंट 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने किया। जी हां, कमांडेंट कैलाश राय ने कमांडर निरीक्षक गोपी गुप्ता से सिद्धार्थनगर के बाढ़ क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली। जो एनडीआरएफ के जो ड्रेसेज हैं उस ड्रेस में भी हमने मॉडिफिकेशन की है और कोविड के मद्देनज़र जो प्रिकॉशन लेने हैं उसके लिए हमने सर के से लेकर पैर तक जो उसकी बॉडी ढकी रहे, ताकि अगर कोई वायरस का इन्फेक्टेड आदमी भी टच में आता है तो हमारा जो रेस्क्यूअर है वो अफेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि रेस्क्यूअर अफेक्टेड हो जाता है तो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर पूरा ख़राब असर पड़ता है। तो एक तो आप देख पा रहे हैं कि ये हुड बनाई है, ये हुड उसके पूरे बॉडी को कैरी करती है और जब ये बाहर निकालता है उसको आके तो उसको सैनिटाइज कर लेता है। इसी तरह से दूसरा आप ये देख रहे हैं इस पर, और ये हेड टू टो अगर हमें पता चलता है कि किसी जगह पे ऐसे लोगों को रेस्क्यू करना है जो लोग प्रभावित हैं या उनमें सिम्टम्स हैं वैसे, तो उन लोगों को जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो ये पूरी पीपी हमारा रेस्क्यू जो है वो वहाँ पहन के जाता है और इस रेस्क्यूअर से ये अपने आप को भी बचाता है और साथ ही साथ बाकी अपने जो साथी हैं या साथ बैठे हुए हैं उनको भी बचाने में मदद मिलती है। तो इस बार हमने कोविड के मद्देनज़र स्पेशल प्रिकॉशन ले रहे हैं। लोगों को जब हम कम्युनिटी में जाके लोगों को समझा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि वो पूरे प्रिकॉशन लें और किस तरह से अपने आप को इस कोरोना के संक्रमण से बचाएँ। एनडीआरएफ की मीटिंग हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? एनडीआरएफ आप जैसे जानते हैं कि सिद्धार्थनगर में हर साल बाढ़ आता है और एनडीआरएफ की टीम का डिमांड यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन करता है और एनडीआरएफ पहले ही बाढ़ से पहले यहाँ करके तैनात हो जाती है। और ये बाढ़ अभी पूरा आया नहीं है, लेकिन बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि काफ़ी नेपाल के साथ लगा हुआ है, नदी नाले यहाँ जलाशय काफ़ी हैं और हर साल बाढ़ आता है। पिछले साल भी बाढ़ आई थी, तो इसलिए एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि ये पूरे एरिए का रेकी कर लें, निरीक्षण कर लें जहाँ जहाँ। सर, जिस एरिया में बाढ़ आती है किस तरह की एनडीआरएफ की टीम बचाती है, किस तरह के अपना काम करती है? ये एनडीआरएफ की टीमों का एक पूरा सेल्फ सस्टेन्ड एनडीआरएफ की टीम है। ये हर आपदा को निपटने के लिए पूरा सक्षम है और तैयार रहती है, इनके प्रशिक्षित होते हैं। अभी जो इस बार के जो बाढ़ आ रहा है वो कोविड-19 महामारी के बीच में आ रहा है, अतः दोनों तरफ से चैलेंजेज हैं, एक तो बाढ़ का है और दूसरा कोविड-19 का है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे रेस्क्यूअर्स अपने पूरे फुल पीपी इक्विपमेंट में तैयार हैं, जिससे कोरोना से वो बच सकते हैं और लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। इनके पास जो रेस्क्यू बोट है, मोटर बोट है, जितने बाढ़ आपदा से बचाने के लिए साजो सामान की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की सारी सज्जित है यहाँ पे और लेकर के तैनात हैं। ये जितने बाढ़ संभावित गाँवों का इन्होंने दौरा कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है, प्रशासन के साथ मिल करके योजनाएं और प्लानिंग तैयारी हो गई है। ऑलरेडी कई इसके बारे में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है और ऑलमोस्ट सभी लोग तैयार हैं कि अगर कोई भी बचाव राहत की ज़रूरत पड़ेगी, एनडीआरएफ दिन हो रात हो हमेशा तत्पर रहेगी। आपको पता है कि ऐसा सिद्धार्थनगर में ही 2 साल पहले हेक्टर से भी इवैक्यूएशन एनडीआरएफ की यही जवानों ने किया था। तो हर मौके के लिए तैयार है, हर आपदा के लिए तैयार है। और कोविड-19 के बीच हमारे पास देख रहे हैं किस तरह के इक्विपमेंट हैं, वो सभी के लिए है और पब्लिक के लिए भी हम ज़रूरत पड़ेगी तो मास्क सैनिटाइजर से बांट करके उनके सोशल डिस्टेंसिंग को रख करके और बचाव आपदा कार्य करेंगे। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए अनंत मिश्रा की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर।
संभल में कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या किए जाने के विरोध में कानून व्यवस्था की अस्थियां नदी में विसर्जित की गई। यहाँ आपको बता दें, जिला एवं शहर के कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसी भवानीपुर पुल सोत नदी के पास इकट्ठे हुए और उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर अस्थियां विसर्जित कर विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, अस्थियां कंधों पर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अस्थियां नदी में विसर्जित। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज कायम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग खुद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। केवल पुलिस के बल पर अपना खेल उत्तर प्रदेश सरकार खेल रही है। जो राम राज का वादा करके जनता से आए थे, उन्होंने गुंडा राज बना के रख दिया है और उत्तर प्रदेश में आम जनमानस को सड़क पर आते जाते अबेर सबेर अगर 1 या 2 दिन में कोई आदमी घर ना दिखाई दे या रास्ते में निकल के जाता है तो उसके परिवार को हर समय डर लगा रहता है, न जाने कब क्या और कैसी घटना घट जाए। इसलिए आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मरी हुई कानून व्यवस्था की अर्थी निकाल के अस्थियां जलाने का काम किया है और इसका कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह से गुंडा राज चलता रहेगा, हम उसका विरोध करते रहेंगे। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। अंबेडकर नगर में शुक्रवार की सुबह अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हकीम की गला रेत कर हत्या कर दी। जी हां, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने मौके पर हवाई फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। साथ ही सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ, ये मामला जिले के हंसवर थाना अंतर्गत स्थानीय गाँव हंसवर का है, जहाँ शुक्रवार की सुबह अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने गाँव निवास हकीम की अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए हकीम ने बगल में स्थित इलाजार के घर में घुस गए, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर गांव में दहशत भी फैलाई। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह, उप निरीक्षक सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम के संबंध में जानकारी हासिल। साथ ही बाद में क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही शीघ्र ही घटनाक्रम के खुलासे का निर्देश दिया है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। फर्रुखाबाद में पत्रकार जन कल्याण समिति की तरफ से पूरे भारत वर्ष का ऐतिहासिक कार्यक्रम जन कल्याण समिति की पदाधिकारी एवं सुनामी लहर के पत्रकार और अन्य पत्रकार के नेतृत्व में भागीरथ के तट पर मां गंगा को साक्षी मानकर गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जोशी की निर्मम हत्या को लेकर हवन पूजन के साथ भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 551 दीपकों की जगमगाहट में स्वर्गीय विक्रम जोशी की पवित्र आत्मा परमात्मा तक पहुँचाने का वादा किया गया। पत्रकारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और पत्रकारों को उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार का अभी तक एक भी कोई वादा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहे राम मिला एक जोड़ी और एक अंधा एक कोढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ फाइल जो है सो सिर्फ फाइल तक ही रह गई, कागजों पे ही होता है, कागजों पर ही है। हाँ जी। तो सरकार के प्रति आप जो रुख दे रहे हैं, इस पर क्या सरकार को क्या उचित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पत्रकारों में संदेश अच्छी जाए और पत्रकारों को संरक्षण मिले सुरक्षा के दृष्टिकोण से? क्या पत्रकारों को जिस प्रकार से पत्रकार जोखिम लेकर सारा कार्य करते हैं, क्या पत्रकारों के परिवार के लिए उचित भरण पोषण का भी कोई मांग आप सरकार से रखते हैं? विक्रम जोशी जैसे और भी पत्रकार, न जाने कितने पत्रकारों के साथ ऐसा हो चुका है जो आज उनके साथ हुआ है। इसमें सरकार को ये चाहिए कि उनके परिवार से उनके बच्चों तक का पूरा भरण पोषण का पूरा जिम्मा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो पंडित जी, कुल मिलाकर कहे पत्रकारों में एक बने और नेक बने का नारा बुलंद करना होगा पत्रकारों को, तभी जाकर उनको उचित न्याय मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आपने अपना किया और इसका कोई ध्यान नहीं देता है। आइए हम जानते हैं राहुल कठेरिया जी से कि राहुल कठेरिया जी, विक्रम जोशी जार के हत्या पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या न्याय चाहते हैं, किस प्रकार की जांच हो? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में और अधिकतर हमने हर ज़िले में ये देखा है कि हर पत्रकार के साथ कोई ना कोई वारदात होती है। अगर कोई एक ज़िले का पत्रकार दूसरे ज़िले में फंस जाता है तो उसकी कोई पत्रकार मदद नहीं करता है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं करता है। और हर ज़िले की पुलिस को पता भी, अगर आप अपना परिचय दे दो कि मैं पत्रकार हूँ, फिर भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी बात यह है कि कैंडल मार्च निकालना तो सही है,
और उसकी आत्मा के शांति पाठ के लिए आज हमारे संपादक अजय चौहान जी ने 551 दिए जला के उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। और हमारे टीम के जो कल्याण समिति की टीम है और अदर पत्रकारों ने भी मिलकर हमारे सहयोग दिया है। और मेरा कहना ये है कि जैसे कि अब ये विक्रम जोशी के साथ जो दुर्घटना हुई है, ऐसे मैंने देखा कई और पत्रकारों के साथ हुई है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। क्या हम पत्रकारों में इतनी एकता नहीं है जो एक पत्रकारों को या एक दूसरे के पत्रकारों को मिलकर उसको न्याय दिलाया जाए। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि विक्रम जोशी के परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए और जो उनका हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इसलिए तो आगे चल के किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी दिक्कत ना हो। आइए हम अपने प्रशासन को अपने पेपर के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत है, लेकिन प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। आज हम सब लोग जो इसी का वो पात्र बनते चले जा रहे हैं कि पत्रकारों की निर्मम हत्या होती चली जा रही है, लेकिन प्रशासन चुपचाप मौन साधन किए हुए। मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस बार विशेष उन्होंने कई बार आदेश दिए हैं कि पत्रकारों के साथ एक अच्छा उचित व्यवहार होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा हम समझते हैं पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। और आज उनके परिवार के बेचारे जो ऐसे पत्रकार निर्मम हत्या हो रही है, उस हत्या के पीछे अब हम लोग उसको शांति पाठ के लिए पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को कर रहे हैं, पूरे उसको इतना सब ये सब चीज़ यही सब चलती रहेगी। क्या प्रशासन और क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री इस चीज़ को करने के सक्षम हैं? लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे पत्रकार का एक पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के पत्रकार ये सब कई बार इसको दे चुके हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बना के एक उनका वो बनाया जाए, पैनल बनाया जाए के प्रयास करेंगे। और ये आज हम केवल जोशी जी के पूरे परिवार के लिए, पूरे हमारे जो और पत्रकार जो दिवंगित हो गए हैं, उनकी भी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ किया और 501 दीपक जला के उनको शांति प्रदान करने के लिए गंगा मैया से कामना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है जोशी जी, जो गाजियाबाद में जिनका मर्डर हुआ है, उसमें शासन का जो कार्रवाई कर रही है वो उस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। उसमें पेपरों से, न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में सबसे स्पष्ट हो रहा है कि उसमें पुलिस जो है मिली हुई है। उसमें जो भी अपराधी हैं उनको निकाल के बाहर लाया जाए और पत्रकार लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है पत्रकार अगर कहीं से किसी की, समाज की, पुलिस की, कहीं से भ्रष्टाचार की दबी हुई न्यूज़ लेके आता है तो वो किसी का दुश्मन है। दुश्मन नहीं है वो समाज को ऊपर उठाने का कार्य करता है, उसकी बात ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए इसमें जो पुलिस वाले हैं या जो अपराधी है उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। कुल मिलाकर हम ये कहें कि गाजियाबाद पुलिस की नाकामी के कारण जो है विक्रम जोशी जैसे वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हुई, उनका सिर्फ मुख्य कारण। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। यूपी के गोंडा जिले से शुक्रवार को करनेलगंज कस्बे से किडनैप किए गए व्यवसायी के पोते को शनिवार सुबह मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया है। जी हां, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ता घायल हुए हैं। साथ ही एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में 7:15 बजे ये सफलता हासिल हुई। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के एसपी मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहे। एडीजी ऑन लॉ एंड ऑर्डर ने मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। 24/7 को जनपद गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे एक बच्चे की अपहरण की सूचना की घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। इस संबंध में अपराध संख्या 272/20 धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है, में अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। अपहृत बच्चे की उम्र लगभग 8 साल थी।
और बच्चा काफ़ी छोटा था। इसके लिए शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं को लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी चल रही है। जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। अभी भी हम लोग हमारी क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस की ओर से भी जिनको चोट पहुंची है उनका मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में जो शामिल रहे हैं या अपहरणकर्ताओं की मदद की है, उनके विरुद्ध भी हम लोग इनसे पूछताछ के आधार पे तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करेंगे। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था उसमें मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा और आप लोगों ने रिपोर्टिंग के साथ साथ बच्चे के सकुशल वापसी के लिए भी बहुत सहयोग किया, इस रूप में कि इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं चलाई गई। उसके लिए विभाग आपका आभारी है। इसके साथ साथ इतनी अल्प अवधि में हम लोगों ने जो ये सफलता अर्जित की है उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर, ये जो पांडे परिवार है, सूरज पांडे, छवि पांडे और राज पांडे, ये मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं। इनकी क्या परिवार से क्या इनका कनेक्शन है? अभी आपको पता है ये कल दोपहर बाद की घटना है और इतनी जल्दी हम लोगों ने बच्चा रिकवर किया है। सभी लोग गिरफ्तार हैं जो मुख्य अपहरणकर्ता हैं। जैसा मैंने बताया, अभी आगे की पूछताछ की जाएगी और जो भी लाभप्रद सूचना होगी और वो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो महिला जिसने फोन किया था, कार के महिला से उसका क्या हुआ? जिस महिला ने कार किया था, मैंने आपको बताया कि जो लोग अपहरणकर्ता गिरफ्तार हैं उसमें एक महिला भी शामिल है। अन्य चीजें विवेचना का प्रश्न है। जब चीजें आपके इलाज शेयर करना होगा हम अवश्य शेयर करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा।